Hello everyone, welcome to my channel Law School. In this class, I will discuss the definition of state given under Article 12 of the Indian Constitution. So let's start with knowing that why the definition of state is important and why there is a need to study the definition of state. First of all, हम लोग को पता होना चाहिए कि the fundamental rights हैं, most of the cases they are available against the action of states only. They are available against the action of states का मतलब है कि अगर स्टेट आपकी कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट करती हैं देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, अपनी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं. तो इसीलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि स्टेट क्या है और कौन कौन सी अथॉरिटीज स्टेट में आएंगी जिसके एक्शन के अगेंस्ट हम लोग अपनी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवा सकते हैं. नाउ इसके थोड़े हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को अगर हम लोग देखें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था 1950 में तो स्टेट का बस मेनली एक ही फंक्शन था, वेलफेयर ऑफ द पीपल. इट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल क्योंकि उस समय वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, तो स्टेट के पास ज़्यादा फंक्शंस नहीं हुआ करते थे करने को. पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, अगर हम लोग अब 2021 में देखें तो इन स्टेट के जो फंक्शंस हैं, स्टेट की जो पावर्स हैं वो दे हैव इंक्रीज मैनीफोल्डली. और उसका मतलब ये है कि स्टेट की जैसे जैसे पावर्स इंक्रीज होती गई उसका इंटरफेरेंस हम लोग की लाइफ में भी और इंक्रीज हो गया. और अगर इंटरफेरेंस उसका इंक्रीज हो गया तो स्टेट हैज़ स्टार्टेड वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स. और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को पता हो कि कौन कौन सी अथॉरिटी स्टेट होंगी जो कि हम लोग की अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर देती है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं. सेकेंड रीज़न ये है, पहला तो रीज़न ये हो गया कि स्टेट के फंक्शंस इंक्रीज हो गए जिसके वजह से स्टेट ने हम लोग की लाइफ में और इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ा दिया. दूसरी चीज़ है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी उनका भी जो स्कोप है वो बढ़ता चला गया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से. अगर हम लोग आर्टिकल 14 देखें, आर्टिकल 19 देखें, आर्टिकल 21 देखें तो इनका जो मीनिंग है वो अब काफ़ी एक्सपैंडेड मीनिंग है. तो इसी वजह से हम लोग को पढ़ना चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी स्टेट में आएंगी और स्टेट का जो डेफिनेशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कैसे एक्सपैंड करते गए. So now we will see the definition of state. The definition of state is given under the following 4 headings. First is the government and the parliament of India. Government और parliament से हम लोग ये समझते हैं कि government is the executive organ और parliament is the legislative organ of the union. Now second is the government and the legislature of each state. हर state की जो government है और legislature है, that is the executive and legislative organ भी state की definition में आ जाएंगे. तो ये दोनों तो state की definition में आ गए. तीसरा है लोकल अथॉरिटी जो कि डिफाइंड है सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट विच विल बी वी विल सी इन डिटेल लेटर. एंड थर्ड है अदर अथॉरिटीज़. अदर अथॉरिटीज़ का क्या मतलब है, इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आएंगी, इसको कैसे इंटरप्रेट किया गया वेरियस जुडिशियल डिसीजन से, वो भी हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे. ये समझने की बात है कि आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है इंक्लूसिव डेफिनेशन है. इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब इसमें कई बॉडीज़ ऐड की जा सकती हैं. ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जो 4 बॉडीज़ लिखी हुई है बस उसी में रहेगा, सीमित रहेगा. इसका वाइड इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है और कई ढेर सारी अथॉरिटीज़ इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं. तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन कहलाई. और तीसरा है इंपॉर्टेंट चीज़ ये दूसरी है कि ये सेम डेफिनेशन अप्लाइज टू पार्ट 4. ये जो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी में भी सेम डेफिनेशन लगती है और ये आर्टिकल 36 में दिया हुआ है. अब हम लोग एक एक डेफिनेशन देखेंगे कि लोकल अथॉरिटीज़ का क्या मतलब होता है, अदर अथॉरिटीज़ का क्या मतलब होता है. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकल अथॉरिटीज़. हम लोग ने फर्स्ट देखा, सेकेंड देखा कि गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दूसरा हम लोग देखा गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. तो ये यूनियन और स्टेट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन को कवर कर देती है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि लोकल अथॉरिटी क्या होता है. लोकल अथॉरिटी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट. सो वील रीड द डेफिनेशन. लोकल अथॉरिटी शैल मीन म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड ऑफ कोर्ट कमिश्नर्स or other authority legally entitled to or entrusted by the government with the control and the management of municipal or local fund. तो ये डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज में लोकल अथॉरिटी की दी हुई है. अब लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड एक केस भी है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन. इस केस में ये डिफाइन किया गया था कि लोकल अथॉरिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एक बॉडी में होगी जिसको लोकल अथॉरिटी कहा जाएगा और वही डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कवर हो जाएगी. तो फर्स्ट इज
Union of India versus R.C. Jain lays down the characteristics of local authority. They are as follows. First, it must have a separate legal existence. उसकी एक separate legal existence होना चाहिए. Secondly, it must function in defined area and ordinarily elected by inhabitants of that area. लोकल अथॉरिटी एक डिफाइन एक पर्टिकुलर एरिया में फंक्शन करना चाहिए और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आसपास जो एरिया है उसी के लोगों के द्वारा अपॉइंट होने चाहिए. थर्ड, मस्ट एंजॉय सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी विद फ्रीडम टू डिसाइड पॉलिसी मैटर्स ऑफ दैट एरिया. लोकल अथॉरिटी के पास ऑटोनॉमी होना चाहिए, मतलब फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने थोड़े छोटे मोटे डिसीजंस ले सके और अपने पॉलिसीज़ को खुद ही डिफाइन कर सके. फोर्थ, मस्ट बी इंस्ट्रस्टेड विद गवर्नमेंटल फंक्शंस. गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं, उससे लोकल अथॉरिटी को इंटरेस्ट किया जाना. लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रही हो, उन्हीं के फंक्शंस को आगे बढ़ा रही हो. फिफ्थ, मस्ट हैव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स. जो फंड्स आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में और मैनेजमेंट में होना चाहिए. तो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स एक बॉडी में पाई जाती हैं, जैसे आप लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस देख सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी देख सकते हैं, तो ये सब लोकल अथॉरिटीज़ के ही डेफिनेशन में आ जाएंगी और इनके द्वारा अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वी कैन अप्रोच द कोर्ट. तो ये हो गया लोकल अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन. इसमें आपको बस डेफिनेशन लिखना है जो जनरल क्लॉजेज में दी है और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज R.C. जैन का केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं वो समझना. Now we are going to discuss the meaning of other authorities. आर्टिकल 12 में अगर देखा जाए तो अदर अथॉरिटीज़ का क्या मतलब है और इसका कैसे इंटरप्रिटेशन किया गया है वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से, वो पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अदर अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? अदर अथॉरिटीज़ जो टर्म है, इट इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर. अनलाइक जैसे लोकल अथॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया था जनरल क्लॉजेज एक्ट में, अदर अथॉरिटीज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर. सेकेंडली, आर्टिकल 12 जो है इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है. अब इंक्लूसिव डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन है उसमें कई अथॉरिटीज़ इंक्लूड हो सकती हैं. वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है. एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब जितना जितना आर्टिकल 12 में लिखा है बस उतना ही रहेगा, उतनी ही डेफिनेशन सीमित है, इसके आगे कुछ नहीं आप डाल सकते. बट इंक्लूसिव डेफिनेशन में आप बहुत ढेर सारी अथॉरिटीज़ आर्टिकल 12 के एम्बिट में इंक्लूड कर सकते हो. इसका मतलब होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन. अब आर्टिकल 12 में जो अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन है उसमें दो टाइप की अथॉरिटीज़ आ सकती हैं. पहली, अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऐसी अथॉरिटीज़ जो इंडिया की बाउंड्री और टेरिटरी के अंदर बनाई गई हैं वो आ जाएंगी. और दूसरी, अथॉरिटीज़ आउटसाइड इंडिया बट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. ऐसी अथॉरिटीज़ जो इंडिया की टेरिटरी के बाहर हैं बट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जैसे अगर एम्बेसी देख लें, तो ये सब अथॉरिटी भी अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में आ जाएंगी. अब हम लोग देखेंगे अदर अथॉरिटी टर्म का इंटरप्रिटेशन कैसे किया गया और कैसे हम लोग रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन से एक लिबरल इंटरप्रिटेशन की तरफ मूव हुए. सो अदर अथॉरिटीज़ के अगर हम लोग इंटरप्रिटेशन देखते हैं जो जुडिशरी द्वारा किया गया है, इससे रिलेटेड 4 केस हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन से एक लिबरल इंटरप्रिटेशन में बढ़े. ये फर्स्ट और सेकेंड केस है. पहला केस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, मद्रास हाईकोर्ट का. इस केस में रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन दी गई और कहा गया कि द टर्म अदर अथॉरिटी शुड बी इंटरप्रेटेड एजुस्डम जेनरिस विद द टर्म गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर. एंड अदर अथॉरिटीज़ वही बॉडी होंगी जो गवर्नमेंटल फंक्शन या सॉवरेन फंक्शन कर रही हैं. अब एजुस्डम जेनरिस का मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन. एजुस्डम जेनरिस टर्म का क्या मतलब होता है जो इस इंटरप्रिटेशन में यूज़ किया गया? इसका मतलब ये होता है कि कोई अगर जनरल वर्ड है एंड इट इज़ प्रिसीडेड बाय सेवरल स्पेसिफिक वर्ड्स, जैसे कि यहाँ का जनरल वर्ड है अदर अथॉरिटी और उसके पीछे हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट भी लिखा हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर लिखा हुआ है. तो इस जनरल वर्ड को भी यहाँ अदर अथॉरिटी को भी यही मीनिंग दिया जाएगा जो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट है. इसको भी माना जाएगा कि ये भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडी होगी या ये पार्लियामेंट से रिलेटेड बॉडी होगी. इसको हम लोग उसी वही मीनिंग देंगे जो हम लोग या गवर्नमेंट को देते हैं या पार्लियामेंट को देते हैं. इसी का मतलब होता है एजुस्डम जेनरिस. तो कोर्ट ने कहा कि ये जो जनरल वर्ड है यहाँ पर अदर अथॉरिटीज़ का, इसको भी हम लोग सेम मीनिंग देंगे जो कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में स्टेट में डेफिनेशन में दिया गया है. नाउ जो दूसरा, तो इस केस में रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन दी गई टर्म स्टेट को. रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऐसे दी गई कि उन लोगों ने कहा कि जो भी बॉडीज़ है गवर्नमेंट के फंक्शन कर रही हैं, सॉवरेन फंक्शन कर रही हैं, वही अदर अथॉरिटीज़ में आएंगी. जो बाकी के फंक्शंस कर रही हैं गवर्नमेंट से जो नहीं रिलेटेड है वो अदर अथॉरिटीज़ में नहीं आएंगी. दूसरा है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन लाल. इसमें
लिबरल अप्रोच किया गया। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन को जो ऊपर के केस में दिया गया उसको रिजेक्ट करते हुए एक लिबरल अप्रोच में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि द टर्म अदर अथॉरिटी इज वाइड इनफ टू इंक्लूड एवरी अथॉरिटी क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट। तो प्रिंसिपल ऑफ एजिस्डम जनरस इज नॉट एप्लीकेबल एंड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अदर अथॉरिटी टू परफॉर्म ओनली सॉवरेन फंक्शंस। दूसरे केस में कहा गया कि अदर अथॉरिटी को एजिस्डम जनरस करके इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अदर अथॉरिटी कोई ऐसी भी अथॉरिटी हो सकती है जो स्टैट्यूट से बनी हो, किसी लॉ से बन के आई हो, और अदर अथॉरिटी को ये भी ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन करे, वो और कोई फंक्शन भी कर सकती है। तो जो रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच यहाँ कहा गया था कि सिर्फ वो सॉवरेन फंक्शन करे, उसको एजिस्डम जनरस इंटरप्रेट करना चाहिए, ये सबको रिजेक्ट करते हुए यहाँ पर कहा गया कि नहीं, सॉवरेन फंक्शन ही नहीं, वो और फंक्शंस भी कर सकती है। और दूसरा कहा गया कि अगर किसी लॉ से बन के कोई अथॉरिटी आती है तो वो भी अदर अथॉरिटी बन जाएगी। तो थर्ड और फोर्थ वाले केस में और लिबरल इंटरप्रिटेशन होता गया अदर अथॉरिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने आर.डी. शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले केस में कहा कि अदर अथॉरिटी वही अथॉरिटी होगी जो एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब ये एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, तो इसी केस में उन लोगों ने 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ले डाउन किए जो कि बॉडी, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहलाएगी। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, entire share capital held by the government, deep and pervasive state control, monopoly status, state protected or state conferred, functions are related to government functions and it is of public importance, and department of government is transferred to the authority। तो अगर इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बॉडी आती है तो वो अदर अथॉरिटी कहलाने लगी। एंटायर शेयर कैपिटल मतलब उसकी जो शेयर कैपिटल है अथॉरिटी की वो पूरी गवर्नमेंट के ही अंडर में है। दूसरी, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट में ही मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही उसका पूरा कंट्रोल किया जा रहा है अथॉरिटी का। तीसरा, मोनोपोली स्टेटस इज स्टेट प्रोटेक्टेड एंड स्टेट कन्फर्ड, जो मोनोपोली उसको दी गई है वो स्टेट के द्वारा ही कन्फर्म की गई है। फोर्थ इज फंक्शंस आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस एंड इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, उसके जो फंक्शंस है अथॉरिटी के वो गवर्नमेंट फंक्शंस हैं और पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड फंक्शंस हैं। और फिफ्थ है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द अथॉरिटी, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया गया अथॉरिटी को। लास्ट केस है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में ये लास्ट केस है जिसमें बहुत ही स्कोप स्टेट की डेफिनेशन का अदर अथॉरिटीज़ का बढ़ा दिया गया। इस केस में कहा गया कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला केस था जिसमें कहा गया था कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है सिर्फ वही अदर अथॉरिटी में आएंगी, इस केस में कहा गया कि नहीं, जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक स्टैट्यूट से नहीं बनी है वो भी अदर अथॉरिटी में आ जाएंगी। और दूसरी चीज़ इसमें यह कहा गया कि कंपनीज़ और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो सब भी अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में आ जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वाले केस से अगर हम लोग अजय हासिया के केस तक देखें तो कितना ज़्यादा ब्रॉड इंटरप्रिटेशन होता गया। फर्स्ट केस में एकदम रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन दी गई और कहा गया कि अदर अथॉरिटीज सिर्फ वही अथॉरिटी होंगी जो सॉवरेन फंक्शंस करती हैं। अगर हम लोग दूसरा केस देखें जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला, उसमें कहा कि अदर अथॉरिटी वही होगी जो एक स्टैट्यूट या लॉ के द्वारा बनाई गई हो। थर्ड केस में कहा गया कि वो एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगी ऑफ द गवर्नमेंट, और एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या होता है वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी गई। और आखिरी केस में कहा गया कि नहीं, स्टैट्यूट से बनी हुई सिर्फ नहीं, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो नॉन स्टैट्यूटरी है वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगी और कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसमें आ जाएंगी। तो इस तरह से अदर अथॉरिटी का इंटरप्रिटेशन ओवर द ईयर्स किया गया। अब लास्ट टॉपिक हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जुडिशरी क्या स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं। लास्ट हेडिंग हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इज वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। जुडिशरी क्या स्टेट की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जुडिशरी इज परफॉर्मिंग इज जुडिशियल फंक्शन। अगर जुडिशरी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है या फिर कोई केस सुन रही है या फिर पनिशमेंट दे रही है, कन्विक्शन कर रही है, तो जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। इफ़ अ पर्सन इज कन्विक्टेड तो वो कोर्ट में जाके नहीं कह सकता है कि माई फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड, तो तब जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। बट अगर इफ जुडिशरी इज परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जैसे अगर किसी इंसान को किसी जुडिशियल ऑफिसर को इलीगली ट्रांसफ़र कर दिया गया तो ये जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जुडिशरी कर रही है और किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट तब होता है, तब जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी और वो व्यक्ति कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स करवा सकता है। So this is all for today. In the next class, we will discuss about Article 13 of the Indian Constitution. Thank you.